लिबास का पैकेट उसी जगह मौजूद था। मैंने लिबास तब्दील किया और अपना चेहरा वगैरह दुरुस्त करके फाइल अपने लिबास में छुपाए हुए बाहर निकल आया। वेटर का लिबास मैंने वहीं छोड़ दिया था। फिर मैं पुरइत्मीनान कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी तक किसी की तवज्जो मेरी जानिब नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बात पर थी कि सैंड्रा के कमरे से लाश अभी तक क्यों नहीं बरामद हुई। इस दौरान किसी न किसी को तो वहां जाना चाहिए था। वेटर्स के पास भी चाबियां होती थीं और कमरों की सफाई वगैरह के लिए वो वहां जा सकते थे। फिर क्या वजह थी? ये सब कुछ मालूम किए बगैर मुझे सुकून नहीं आ सकता था। चुनाचे मैंने इस सिलसिले में काविश शुरू कर दी। मैंने एक वेटर को रोका जिसकी शक्ल मैं पहचानता था और फिर राजतराना अंदाज में उससे पूछा, कमरा नंबर 619 में जो खातून रहती हैं, क्या वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हैं? वेटर ने चौंक कर मुझे देखा और पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाने लगा। उसने जवाब दिया, मेरा ख्याल है वो मौजूद नहीं। मैंने पूछा, कहाँ गई हैं, कुछ पता है? वेटर ने बदस्तूर मुअद्दब लहजे में कहा, ये बात तो हम लोगों को नहीं मालूम होती जनाब। मैंने उसे और ज्यादा मुअद्दब करने के लिए जेब से एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और नतीजा खातिर खा निकला। मैंने कहा, वेटर, मेरा ख्याल है वो खातून अपने कमरे में ही मौजूद हैं। बराह करम तुम जरा जाकर देखो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो मुझे उसकी इत्तला दो। वेटर ने ताज्जुब से कहा, कमरे में मौजूद हैं? मैंने कहा, हाँ, मुझे शुबा है। वेटर बोला, ताज्जुब है जनाब। शाम को 5:30 बजे तो मैंने उनके कमरे की सफाई की थी। आखिर कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके अंदर बैठने की क्या वजह है और ये किस तरह मुमकिन है, समझ में नहीं आता। मैंने कहा, 5:30 बजे तुमने कमरे की सफाई की थी, तुम्हें अच्छी तरह याद है? वेटर भी उसी अंदाज में बोला, जी हाँ। मैंने कहा, ओ, फिर मेरी इत्तला गलत हो सकती है। बोला, क्या इत्तला मिली थी आपको? मैंने कहा, किसी ने मुझे उनके कमरे से फोन किया था। आवाज लड़की की ही थी। उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में कैद हैं और किसी खास वजह से बाहर नहीं निकलना चाहती। वेटर बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार फिर देख लूं। मैंने कहा, जरूर। वेटर वहां से चला गया। मैंने अपनी जगह छोड़ दी। उसके बाद मैं इंतजार करता रहा कि वेटर वापस आए तो उसकी कैफियत का जायजा लूं। तकरीबन 15 मिनट के बाद वेटर वापस आया। वो पुरसुकून था और उस तरफ तलाश के लिए निगाहें दौड़ा रहा था जहां उसने मुझे छोड़ा था। जब मैंने उसके चेहरे पर सुकून के आसार पाए तो मैं खुद ही उसके करीब चला गया। बोला, ओ, मैं आपको ही तलाश कर रहा था सर। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या देखा? बोला, जी हाँ जनाब, कमरे में कोई मौजूद नहीं है। मैं दरवाजा खोलकर देख चुका हूँ। मैंने पूछा, कोई भी नहीं है? बोला, नहीं जी, कोई भी नहीं है, कमरा खाली पड़ा है, मैं उसे दोबारा लॉक कराया हूँ। मैंने कहा, अच्छा वेटर, इसका मतलब है किसी ने मुझसे मजाक किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लो, ये नोट और रख लो। मैंने उसे एक नोट और देते हुए कहा और वेटर ने सलाम करके नोट कबूल कर लिया। उसके बाद वो आगे बढ़ गया। मेरा जहन चकरा रहा था। इसका मतलब था कि लाश किसी के देखने से पहले ही कमरे से गायब कर दी गई थी। इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था? मैं बाहर निकल आया। एक सड़क से दूसरी सड़क, दूसरी से तीसरी सड़क, बाजार की रौनकें, लोगों की मसरूफियात, सब कुछ मेरी निगाहों के सामने था। लेकिन मेरा जहन कुछ और सोच रहा था। आखिर मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर होटल पे कार्ड पहुंच गया। पे कार्ड के कमरे में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और फाइल निकालकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। यहाँ भी मुझे फाइल को पोशीदा करने के लिए खुसूसी इंतजाम करना था। चूंकि ये अंदाजा हो चुका था कि ग्रीन पोल के अलावा भी कुछ मजीद पुरस्कार लोग इस फाइल के चक्कर में पड़ गए हैं। फाइल को मैंने इंतहाई एहतियात से एक जगह महफूज कर दिया था, लेकिन दिल में फैसला कर लिया था कि कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि फाइल किसी लॉकर में रखवा दूंगा। ये बहुत जरूरी था। दूसरी सुबह पुरसुकून थी। नाश्ता वगैरह किया। कोई ऐसी तब्दीली महसूस न हुई जो मेरे लिए परेशान कुन होती। 10:30 बजे के करीब मैं होटल से निकल आया और सड़क पर चल पड़ा। यहाँ का अब थोड़ा बहुत जायजा तो मैं ले ही चुका था। बैंकों के बारे में मालूमात भी हासिल हुई थी। ऐसे बैंक भी थे जिन पर लॉकर्स के इश्तिहारात लगे हुए थे। चुनाचे एक बैंक में दाखिल होने के बाद मैंने इस सिलसिले में कार्रवाई की। इंतहाई बाअखलाक और मिलनसार अमला था। मेरी हर तरह से मदद की गई और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं अपने काम से फारिग हो गया। फाइल अब मैंने एक लॉकर में महफूज कर दी थी। वो लड़की सैंड्रा मेरे जहन में मुसलसल चुभ रही थी। अगर वो जिंदा है तो मुमकिन है मुझे उससे कुछ मालूमात हासिल हो सके। इस्तांबुल के कूचाओ बाजार अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहे थे। गो मैंने उस शहर को बहुत मुख्तसरन देखा था, लेकिन यहाँ की जिंदगी मेरे इल्म में आती जा रही थी और अपने आप को उस जिंदगी में जम करना अब मुझ जैसे आदमी के लिए मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां एक दिन पहले सैंड्रा का वाकया पेश आया था। उस जगह कोई खास बात महसूस नहीं हुई। तमाम कारोबारी माहौल जूं का तूं था।
पुलिस वगैरह का भी कोई वजूद नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक ऐसी दुकान ताड़ी जो उस जगह से ज्यादा फासले पर नहीं थी जहां वाकया पेश आया था। दुकानदार यकीनन एक दिन पहले भी उस जगह मौजूद रहा होगा और मुझे सूरत हाल से आगाह कर सकेगा। मेरा अस्सलाम वालेकुम कहना कारगर हुआ था। दुकानदार ने पुरजोश अंदाज में सलाम का जवाब दिया और मैं उसकी दुकान में रखी हुई चीजें देखने लगा। फिर खामखा एक चीज खरीद कर मैंने उसकी कीमत 10 लिरे दुकानदार को पेश की। जरा भी भाव ताव नहीं किया था मैंने। उसकी वजह से दुकानदार मुझसे मुतासिर नजर आ रहा था। दफतन मैंने पूछा, कल यहाँ एक हादसा हुआ था, क्या तुम्हें उसके बारे में मालूम है? दुकानदार ने मेरी तरफ देखा। हादसा? मैंने कहा, हाँ, किसी को गोली मार दी गई थी। वो बोला, हाँ, वो एक लड़की थी, बेचारी शदीद जख्मी हो गई थी। मैंने पूछा, पुलिस वाले उसे कहाँ ले गए? वो बोला, सामने वाले अस्पताल में, वो जो पुल वैदर के उस जानिब नजर आ रहा है। ये अस्पताल करीब तरीन था, इसलिए वो लोग उसे उधर ही ले गए थे। मैंने दुकानदार के इशारे की तरफ रुख करके देखा तो वहां मुझे एक अस्पताल का नियॉन साइन नजर आया। ये एक गैर मुतवक्के गैबी इमदाद थी। अगर सेंड्रा को यहाँ लाया गया है तो मुमकिन है मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल हो सके, लेकिन ये भी इम्कान पेश नजर था कि पुलिस उसकी निगरानी कर रही होगी। दुकानदार का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं वहां से आगे बढ़ गया और पुल वैदर के छोटे से हिस्से को उबूर करके अस्पताल के करीब पहुंच गया। दुकानदार से जो चीजें मैंने खरीदी थीं वो एक तरफ उछाल दी। जाहिर है मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। रास्ते में मैंने यही फैसला किया था कि मैं खुद को सेंड्रा का दोस्त बताऊंगा और ये कहूंगा कि वो मुझे एक दिन पहले एक होटल में मिली थी। कम से कम ये खतरा तो मोल लेना ही था मुझे, मुमकिन है काम बन जाए। थोड़ी देर के बाद मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। ड्यूटी रूम में मौजूद नर्स से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि सेंड्रा ऊपर की मंजिल के कमरा नंबर 20 में है। मैंने परेशानी के अंदाज में उससे उसकी खैरियत मालूम की तो उसने बताया कि उसकी हालत नाजुक है और किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं। नर्स मेरी परेशानी से जरा भी मुतासिर नहीं हुई। अलबत्ता वो मुझे एक डॉक्टर से मिलाने पर रजामंद हो गई जो सेंड्रा के केस का इंचार्ज था। डॉक्टर अलबत्ता इंतहाई खुश अखलाक साबित हुआ और वो मुझे चौथी मंजिल पर अपने दफ्तर में ले गया। उसने मुझसे सेंड्रा के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि वो मेरी दोस्त है। डॉक्टर बोला, उसकी हालत बहुत नाजुक है। गोली उसके दाएं फेफड़े से जरा ऊपर पेवस्त हुई है। अगर ये गोली जरा और नीचे लगती तो वो खत्म हो चुकी होती। खून चूंकि बहुत ज्यादा निकल गया है इसलिए वो अभी तक बेहोशी की कैफियत में है। हम कल सुबह उसका ऑपरेशन करेंगे। मैं ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि ये ऑपरेशन खतरनाक भी हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, बराह करम उसे बचाने की भरपूर कोशिश कीजिए। उसके इलाज के तमाम अखराजात मैं अदा करूंगा। डॉक्टर ने कहा, नहीं जनाब, ये पुलिस केस है, इसके अखराजात पुलिस ही अदा करेगी। मैंने कहा, क्या पुलिस उसके दरवाजे पर तैनात कर दी गई है? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, एक पुलिसमैन उसके दरवाजे पर ड्यूटी दे रहा है। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब सेंड्रा से मिलना मुमकिन नहीं। वैसे भी अगर मैं उससे मुलाकात करता तो बेमकसद ही था। डॉक्टर ने उसकी जो कैफियत बताई थी उससे अंदाजा होता था कि सेंड्रा अब मुझे कुछ बताने के काबिल नहीं रही। मजबूरन मैं वहां से वापस चल पड़ा। अगर वो लड़की मुझे किसी तरह बेहतर हालत में मिलती तो शायद मुझे उससे कुछ मालूमात हासिल होती। अलबत्ता मैंने डॉक्टर से उसका नंबर ले लिया और खुद को उसका बड़ा शुक्रगुजार जाहिर किया था, जिससे डॉक्टर मुझसे बहुत मुतासिर हो गया। मैंने उसे कहा था कि मैं उसकी खैरियत मालूम करता रहूंगा। मसरूफ आदमी हूँ, मुमकिन है दोबारा यहाँ जल्द न पहुँच सकूँ। डॉक्टर ने गर्दन खम करके मुझे अपने ताउन का यकीन दिलाया। मैं वहां से निकला और फिर तेजी से एक समत मुड़ गया। मैंने फौरन ही अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की और अस्पताल की इमारत में चंद लम्हात चकराते रहने का फैसला किया था, ताकि अगर डॉक्टर किसी को मेरे बारे में इत्तला देने की कोशिश करे तो कम से कम मैं किसी फौरी कार्रवाई से बच सकूं। लेकिन ऐसा न हुआ और फिर मुतमईन होकर मैं बाहर की जानिब चल पड़ा। अस्पताल की इमारत से निकलकर मैं थोड़ी दूर तक पैदल चलता रहा और उसके बाद मैंने होटल ग्रैंड टावर जाने के लिए एक टैक्सी रोक ली। ग्रैंड टावर का मैं इस अंदाज में जायजा लेना चाहता था कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। मुमकिन है लाश वगैरह के सिलसिले में कोई कार्रवाई वहाँ हुई हो। टैक्सी की पिछली सीट पर मैंने नीम दराज होते हुए ड्राइवर को ग्रैंड टावर के बारे में बता दिया। वो आगे बढ़ गया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि दफतन मुझे टैक्सी के अकबनुमा आईने में नीले रंग की एक खूबसूरत कार नजर आई, जिसे मैंने 2-3 बार एक मखसूस फासले पर पीछे देखा। दूसरे ही लम्हे में संभल कर बैठ गया। ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन चूंकि कार कई बार नजर आई थी इसलिए मुझे शुबा हुआ कि कहीं मेरा ताकुब न किया जा रहा हो। इस बात के इम्कानात भी थे। मुमकिन है वो लोग इस बात को मद्देनजर रखे हुए हों कि मैं सेंड्रा की खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल जरूर आऊंगा। थोड़ी देर के बाद मुझे यकीन हो गया कि बाकायदा मेरा ताकुब किया जा रहा है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर टैक्सी ड्राइवर को उस तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है।
मैंने टैक्सी ड्राइवर को 50 लीरे का नोट देते हुए कहा कि अगर वो उस कार से निजात हासिल कर ले तो मैं उसे मजीद इनाम भी दूंगा। ड्राइवर फौरन तैयार हो गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसने एकदम बाईं तरफ टर्न लिया। उसकी इस हरकत से टैक्सी उलटते उलटते बची। दूसरे लम्हे पिछली कार के पहियों की चरचराहट की आवाज भी सुनाई दी और फिर दोनों गाड़ियों में रेस का मुकाबला शुरू हो गया। मैंने पीछे घूम कर देखा। नीले रंग की कार के ड्राइवर की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। कई तंग और कुशादा सड़कों से गुजरने के बाद भी नीली कार ने पीछा नहीं छोड़ा। टैक्सी ड्राइवर की गर्दन पसीने से तर हो रही थी। एक मोड़ पर तेज रफ्तारी से मुड़ते हुए टैक्सी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ते चढ़ते बची, लेकिन ड्राइवर ने फौरन ही स्टीयरिंग पर काबू पा लिया और दूसरे ही लम्हे टैक्सी सड़क पर आ गई। नीली कार किसी खौफनाक बला की तरह पीछे लगी हुई थी। हम शहर के वस्ती इलाके में पहुंच चुके थे। तंग सी सड़क पर दोनों तरफ पुख्ता ईंटों के मकानात और छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी। ड्राइवर की कैफियत अब खराब होती जा रही थी और वो नर्वस नजर आ रहा था। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने गाड़ी नहर के एक छोटे से पुल की जानिब बढ़ा दी जो सिर्फ पैदल आमदोरफ्त के लिए ही था। उस पुल पर गाड़ी घुमाना ही ड्राइवर की सबसे बड़ी गलती थी। टैक्सी पुल के वस्त में पहुंची ही थी कि नीली कार भी तूफान की तरह सर पर पहुंच गई। पहलू में आकर उसने टैक्सी को टक्कर मारी और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। दूसरे ही लम्हे टैक्सी पुल का हिफाजती तख्ता तोड़ते हुए तेजी से नीचे जाने लगी। ये सब कुछ इस कदर सुरत से हुआ था कि एक लम्हे के लिए मैं कुछ भी न सोच सका। मुझे अंदाजा था कि सूरत हाल बिगड़ गई है। अब अपने आप को संभाल कर जो कुछ कर सकता था वही करना था। चुनाचे छपाके की आवाज के साथ टैक्सी नहर की तह की जानिब जाने लगी। मैंने इस मौके पर अपने हवास नहीं खोए थे। फुर्ती से मैंने हैंडल पर हाथ रखा और पानी के अंदर ही दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया और मैं टैक्सी से बाहर निकल आया। गरीब ड्राइवर को बचाने के लिए मैं कोई कोशिश नहीं कर सकता था। मैंने अपने आप को संभाल कर जूतों समेत तैरने की कोशिश की। नहर बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी और मैं इस हालत में भी तैरता हुआ वहां से आगे जा सकता था, लेकिन टैक्सी का खुला हुआ दरवाजा मेरी राह में हायल था। सबसे पहले मुझे उस दरवाजे के नीचे से निकलना था, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता था। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि दफतन एक फायर हुआ और विंड स्क्रीन का शीशा चकनाचूर हो गया। शीशे के चंद टुकड़े मेरी गर्दन और शानों पर भी लगे। मैं उस वक्त दरवाजे की आड़ में छुप गया। दूसरा फायर भी हुआ और दरवाजे का शीशा भी टूट गया। मैं पानी में पूरी तरह संभलने भी न पाया था कि ऊपर से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। एक और फायर हुआ और इस बार गोली टैक्सी के छत में पैवस्त हो गई। मैं ताज्जुब से ये सोच रहा था कि वो जो कोई भी है कितनी दीदा दलेरी से ये कार्रवाई कर रहा है। हालांकि दिन का वक्त है और यकीनन अतराफ के लोग इस कार्रवाई से बेखबर नहीं होंगे। ड्राइवर बेचारे की मैं कोई मदद नहीं कर सकता था। बमुश्किल तमाम मैं दरवाजे के नीचे से तिरछा होकर निकल आया और पुल के निचले हिस्से की तरफ तैरने लगा। उस वक्त पुल पर बहुत से लोग जमा हो गए होंगे जिन्हें मैं नहीं देख सका था। थोड़ी देर के बाद मैं पुल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां कम से कम ऊपर से मुझे नहीं देखा जा सकता था। किनारे की ईंटों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए मैंने नहर के किनारे की तरफ निगाह डाली तो वहां एक अच्छा खासा हुजूम था। लोग शोर मचा रहे थे और नहर की जानिब इशारा कर रहे थे। मुझे शायद किसी ने नहीं देखा था। उसी वक्त मेरे कानों में पुलिस के सायरन की आवाज उभरी और मैं पुल के नीचे ही नीचे आगे बढ़ता हुआ दूसरे हिस्से से ऊपर की समता गया। मेरा लिबास पानी में शराबोर हो रहा था, लेकिन वहां रुके बगैर मैं इंतहाई बर्क रफ्तारी से एक तंग सी गली की तरफ चल दिया। जूतों में पानी भर गया था जिसकी वजह से चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जाहिर है नंगे पांव भी नहीं जा सकता था। लोग बुरी तरह चीख रहे थे और उनकी तवज्जो क्योंकि टैक्सी ही की जानिब थी, इसलिए मुझे वहां से निकलने का मौका मिल गया। दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद ये भी थी कि मुमकिन है उन लोगों की बरवक्त मुदाखलत से मजलूम टैक्सी ड्राइवर की जान बच जाए। मेरी निगाहें सुनसान गली में चलते हुए किसी पनाहगाह की तलाश में थीं। दफतन मैंने एक शख्स को देखा जो एक मकान की आड़ में खड़ा हुआ था। उसका हुलिया ठीक नजर नहीं आता था, लेकिन उसके हाथ में .38 का रिवॉल्वर भी था। शायद वो मुझे नहीं देख सका था। मुझे फौरन ही खतरे का एहसास हुआ और मैं एक और गली में दाखिल हो गया, लेकिन उस शख्स ने मेरे कदमों की आहट सुन ली थी। दूसरे लम्हे मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और मैं भी दौड़ने लगा, लेकिन अभी सड़क के वस्त में ही था कि दाएं तरफ से आती हुई एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न की आवाज पर उस शख्स ने सड़क की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए हम दोनों की निगाहें मिली। दूसरे लम्हे उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा कर लिया। मैं फौरन ही दौड़ पड़ा। वो शख्स भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। मेरा ख्याल था कि करीब ही पुलिस की मौजूदगी के बायस वो गोली चलाने से गुरेज करेगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। उसने दौड़ते हुए फायर किया और गोली मेरे सर के 2 इंच ऊपर से गुजर गई। उसके साथ ही दफतन मुझे ठोकर लगी और मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। शायद ये भी इमदाद गैबी थी।
क्योंकि उसने दूसरा फायर किया था और अगर मैं न गिरता तो इस बार वो यकीनन मेरा सही निशाना ले चुका था। उसके साथ ही उसने मेरी तरफ छलांग लगा दी। एक लम्हे में वो मेरे सर पर पहुंच गया और फिर उसकी गुर्राई हुई आवाज उभरी, खड़े हो जाओ। मैं अंदाजा लगा चुका था कि सूरत हाल बिगड़ चुकी है, चुनाचे मैं आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा था, लेकिन उसे इसकी तवक्को नहीं थी कि मेरी तरफ से कोई फौरी कार्रवाई हो जाएगी। मेरी जोरदार ठोकर उसकी पिंडली पर पड़ी। वो कराह कर दोहरा हो गया था। उसे संभलने का मौका दिए बगैर मैंने दूसरी ठोकर रसीद की और फिर तीसरी ठोकर पर वो सड़क पर लौटने लगा। मैं रुके बगैर उस पर ठोकरों की बारिश करता रहा। गर्दन पर लगने वाली ठोकर के साथ ही हल्की सी हड्डी की चटख भी उभरी। अगली ठोकर उसके सर पर लगी। वो बकरे की तरह बिलबिलाया और उसके सर से खून बह निकला। मैंने महसूस किया कि उसका बदन मुकम्मल तौर पर ढीला पड़ गया था। अभी तक मुझे अतराफ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। दिन के इन लम्हात में कोई भी इस तरफ निकल कर आ सकता था। मैंने अपने भीगे हुए लिबास को जगह जगह से झाड़ा। मैं इस काबिल नहीं था कि किसी भरी पूरी सड़क पर आऊं, लेकिन जहां वक्त नहीं जाया कर सकता था, क्योंकि जहां एक मकतूल मौजूद था जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया था। मेरे हुलिये और कैफियत से कोई भी शख्स ये अंदाजा लगा सकता था कि इस कत्ल से मेरा ताल्लुक जरूर है। चुनांचे अपनी गर्दन फंसने से बचाने के लिए ये जरूरी था कि मैं फौरी तौर पर यहाँ से आगे बढ़ जाऊं। मैंने गली को उबूर किया और एक लंबा चक्कर काटने के बाद एक अजीब सी जगह जा पहुंचा। यहाँ कदीम तर्ज तामीर के हामिल बोसीदा मकानात बिखरे हुए थे। बाज मकानों के निचले हिस्सों में दुकानें बनी हुई थी। एक अजीब सी वीरानी और बेरौनकी यहाँ छाई हुई थी। एक गोल दरवाजे पर कारवान सराय लिखा हुआ था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरी जान में जान आ गई। ऐसी सराय के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ आर्जी क़याम के लिए जगह मिल जाती थी और उस वक्त उसमें जगह निकल आना मेरी खुशबख्ती ही होती, क्योंकि कम से कम इस तरह सर छुपाने का थोड़ा सा मौका तो मिल जाता। चुनाचे मैं उस गोल दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बड़ी सी अबा पहने हुए, सर पर मखसूस तर्ज की गोल टोपी सजाए एक दरमियानी उम्र का शख्स वहां बैठा हुआ था, जिसने मुझे देखकर गोल गोल आंखें घुमाई और फिर जल्दी से अपनी जगह से उठकर मेरे करीब पहुंचा। उसने मकामी जबान में मुझसे कुछ पूछा, लेकिन उसकी जबान मेरी समझ में ना सकी। जब मैंने कोई जवाब न दिया तो वो बेबसी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने हाथ के इशारे से मुझसे पूछा कि क्या मैं यहाँ क़याम का इरादा रखता हूँ। मैंने जोर जोर से असबात में गर्दन हिला दी। चुनाचे उस शख्स ने मुतमईन अंदाज में गर्दन खम की। कई बार उसने चोर निगाहों से मेरे भीगे हुए लिबास को देखा, लेकिन चूंकि हम दोनों एक दूसरे की जबान से नावाकिफ थे, इसलिए उसने मुझसे कुछ इस्तिफसार नहीं किया और मुझे लिए हुए उस राहदारी में पहुंच गया जहां चंद दरवाजे बने हुए थे। एक दरवाजा खोलकर उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर तारीकी थी। उसने बत्ती जलाई और कमरे का उदास और वीरान माहौल मेरे सामने आया हो गया। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन खम की और उससे अंगूठे और उंगली की मदद से रकम के बारे में पूछा। हाथ के इशारे से उसने मुझे 5 लीरे बताए और मैंने फौरन ही 10 लीरे का नोट निकालकर उसके हवाले कर दिया। वो भी भीगा हुआ था। उसने भीगे हुए नोट को फुर्ती से पकड़कर इधर उधर से देखा और फिर मुस्कुराकर गर्दन हिलाने लगा। कमरे में चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर दरी और चादर बिछी हुई थी। एक तकिया भी था। जरूरियात जिंदगी की चंद और चीजें भी वहां मौजूद थीं। उसने फिर अपनी जबान में मुझसे कुछ कहा जो मैं समझ न सका, लेकिन उसे फौरन ही इस बात का एहसास हो गया कि उसने दोबारा मुझसे वो जबान बोलकर गलती की है। चुनाचे एक बार फिर इशारों की जबान शुरू हो गई। वो मुझसे मेरी जरूरियात के बारे में पूछ रहा था। मैंने बेबसी से अपने भीगे हुए लिबास की तरफ इशारा किया और वो पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाने लगा, फिर बाहर निकल गया। चंद लम्हात के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथों में तहबंद किस्म की कोई चीज थी जिसे उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए अपना लिबास उतारने के लिए कहा। मैंने उसे एक लम्हे के लिए बाहर जाने का इशारा किया और जल्दी जल्दी अपनी जेबें खाली की और तमाम चीजें एक जगह जमा करके मैंने लिबास उतारा और वो तहबंद किस्म की शय अपने बदन पर लपेट ली जो एक मखसूस अंदाज की थी। जब मैंने उसे आवाज दी तो वो अंदर आ गया और खामोशी से मेरे कपड़े उठा कर ले गया। देखना यह था कि अब वो उन कपड़ों के साथ क्या सलूक करता है। ये जगह मुझे इंतहाई गनीमत महसूस हुई थी। मैंने इधर उधर देखा। एक तरफ दीवार में एक आईना टंगा हुआ था। उसमें जाकर अपना चेहरा देखा। शुक्र था कि मूछें नाक के नीचे से गायब नहीं हुई थी, वरना पानी में जो कुछ भी हो जाता कम था। अभी तक मेरी वजह से खासा कुछ तो खून हो चुका था। बेचारी सेंड्रा जद में आ गई थी। अगर वो बेगुनाह थी तो वाकई उसका खून मेरी गर्दन पर ही होगा और इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर न जाने उसका क्या हशर हुआ हो। मेरी वजह से वो किसी जासूसी फिल्म का हीरो बन गया था और इस अंदाज में टैक्सी दौड़ा रहा था कि खुद भी उसे अपने आप पर काबू न रहा। बहुत से ख्यालात दिल में थे। मैं आराम से बिस्तर पर दराज हो गया और आइंदा के मंसूबों पर गौर करने लगा।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।